नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको 20वीं शताब्दी में साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की दशाओं के बारे में कुछ बताऊंगी। 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्र में तेन का प्रत्यक्षवाद एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अर्थात मार्क्सवादी दृष्टि से साहित्य को परखने की दृष्टि विकसित हुई। 20वीं शताब्दी में साहित्य का समाजशास्त्र कृति की संरचना पर केंद्रित होने लगा और कृति के बाहरी कारणों जैसे भूगोल, पर्यावरण आदि से उसका ध्यान हटने लगा। 20वीं शती के सर्वप्रमुख मार्क्सवादी लुकाच के अनुसार साहित्य सामाजिक चेतना के विकास या ह्रास के लिए उपयोगी अथवा हानिकारक है। इनके अनुसार महान यथार्थवादी लेखकों जैसे बाल्ज़ाक, टॉल्स्टॉय, टॉमस मान को आदर्श के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उनके नैतिक रूप को स्वीकार करना चाहिए। लुकाच टॉल्स्टॉय की अंतर्वस्तु को आदर्शों के पुनरुत्थान के लिए, मानवता के लिए प्रवचन मानते हैं। लुकाच के अनुसार टॉमस मान भी देशवासियों के शिक्षक हुए। अतः लुकाच साहित्य को दस्तावेज मानते हुए उसके द्वारा नैतिक सिद्धि की स्वीकृति करते हैं। एक हद तक यह दृष्टिकोण तेन के प्रत्यक्षवाद के ही निकट है, जिसकी लुकाच ने परिणामवादी कहकर निंदा की। लुकाच का तर्क है कि महान साहित्य अपने लेखक की अपने युग की प्रवृत्तियों से लगाव के कारण युग को प्रतिबिंबित करता है। लुकाच ने भी साहित्यिक विशेषताओं की तुलना वास्तविक सामाजिक विशेषताओं से की। वे उन्हें उनके विशिष्ट साहित्यिक संदर्भ में रखकर नहीं देखते। उनके अनुसार रचना का अर्थ पूरी तरह रचना के बाहर से तय किया जाता है। लुकाच का सरोकार केवल महान यथार्थवादी साहित्य से, विशेषकर उपन्यासों से रहा। वे मानते थे कि इन उपन्यासों की शुरुआत बुर्जुआ वर्ग से हुई, अतः यथार्थवादी कथा साहित्य ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन की तस्वीर प्रस्तुत करता है, किंतु जिन तरीकों से साहित्य समाज को प्रतिबिंबित करता है वह सौद्देश्य होते हैं। इसीलिए लुकाच सामग्री का चुनाव दो रूपों में संभव मानते थे। प्रगतिशील सामाजिक प्रवृत्तियों वाले समाज में, जहां आर्थिक दृष्टि से बढ़ता हुआ बुर्जुआ वर्ग सामंतवाद के विरुद्ध पूंजीवाद के विकास में संलग्न है, ऐसे समाज से सामग्री ग्रहण करने वाले साहित्यकारों में उन्होंने गेटे, टॉल्स्टॉय, बाल्ज़ाक आदि का उल्लेख किया। लुकाच की दृष्टि में एक इकाई के रूप में उपन्यास बुर्जुआ वर्ग और समाज के राजनीतिक आर्थिक भाग्य को प्रतिबिंबित करता है। इसीलिए यथार्थवादी साहित्य को समझने के लिए बुर्जुआ वर्ग के सामाजिक ऐतिहासिक विकास को समझना आवश्यक है। लुकाच की दृष्टि में साहित्य और समाज के जटिल द्वंद्वात्मक संबंधों को नहीं समझाया जा सकता। वे कभी भी रचना विशिष्ट को लेखक की जीवन पद्धति से नहीं जोड़ते। उनके अनुसार दोनों के बीच कहीं कोई मध्यस्थता नहीं है। लेखन राजनीति और अर्थव्यवस्था की सीधी प्रक्रिया है। जाहिर है, विशिष्ट रचनाओं को जानने के लिए सामान्य इतिहास की जानकारी ही मान्य नहीं हो सकती। लुकाच ने साहित्यिक रचना को प्रगतिशील और अप्रगतिशील सामाजिक शक्तियों का मूर्त रूप माना। लेखक समाज से एकदम कटा हुआ या असंपृक्त तो नहीं होता, किंतु वह सुनिश्चित समाज समूहों के भीतर अपना जीवन जीता है और समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा शिक्षा, राजनीति आदि में विशिष्ट दृष्टिकोण को मान लेता है। उसकी रचना में इस आचरण की जटिल अभिव्यक्ति होती है। लुकाच साहित्य को उसकी जटिलता में समझने की बजाय सीधे सपाट संबंधों के रूपों में देखने की वकालत करते हैं। कलात्मक सृजन की इस जटिलता की ओर संकेत करते हुए क्रांतिकारी मार्क्सवादी लियो त्रोत्स्की ने कहा था, कलात्मक सृजन एक बड़ा जटिल जाल है जो अपने आप नहीं बुन जाता, वरन जटिल अंतः संबंधों के माध्यम से आकार ग्रहण करता है।
त्रास्की के अनुसार लेखक और समाज के संबंध के इस जटिल समाजशास्त्र की समझ ही उपन्यास के सच्चे समाजशास्त्र का मूल लक्षण है। लुकाच उस प्रवृत्ति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं जो यह मानती है कि पूंजीवाद में महान साहित्य सृजन की प्रवृत्ति भी है और साथ ही वह अपने अपरिहार्य पतन में अलगाववादी अमानवीय सत्ता की सृष्टि करता है और इस तरह समाज की आर्थिक संरचना और साहित्य में सीधे सीधे एक बनाम एक का संबंध होता है। क्रिस्टोफर कॉडवेल ने भी पूंजीवाद के विकास के साथ उपन्यास के विकास और ह्रास को जोड़कर देखा। अर्नेस्ट फिशर ने भी ईमानदारी से वस्तुनिष्ठ होने के लिए आधुनिक लेखक के लिए अनिवार्य माना कि वह उदार मार्क्सवादी दृष्टि से श्रमजीवी का पक्ष ले। हम जानते हैं कि साहित्य के समाजशास्त्र के विकास में आलोचनात्मक समाजशास्त्र, जिसे क्रिटिकल सोशियोलॉजी कहते हैं, का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रैंकफर्ट समुदाय के समाजशास्त्रीय चिंतन को ही आलोचनात्मक समाजशास्त्र भी कहा जाता है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में 1923 में एक सामाजिक शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। उसी से जुड़े हुए विचारकों के समाजशास्त्रीय चिंतन से आलोचनात्मक समाजशास्त्र का विकास हुआ। संस्थान के विचारकों ने समाज की व्याख्या के लिए जिस मीमांसा सिद्धांत का विकास किया वह आरंभ में मार्क्सवाद की ओर झुका हुआ था, लेकिन बाद में उस पर जर्मन विचारधारा छा गई। वह पहले समकालीन समाज का आलोचनात्मक सिद्धांत था, फिर संस्कृति का सिद्धांत बना और अंत में चेतना का सिद्धांत रह गया। उसमें निराशावाद शुरू से था और बाद में और गहरा हुआ। उसका चरम रूप अडोर्नो के इस कथन में दिखाई देता है कि आज संस्कृति की आलोचना संस्कृति और बर्बरता के द्वंद्व की अंतिम अवस्था का सामना कर रही है। अब कविता लिखने की संभावना पर विचार करना भी असंभव हो गया है। आज असीम की प्रक्रिया संपूर्ण चेतना को इस तरह निगलने वाली है कि किसी बौद्धिक प्रगति की गुंजाइश न रहेगी। अदोर्नो के बारे में जॉर्ज लुकाच ने ठीक ही कहा था कि वह रसातल के भव्य राजमहल का वासी है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था में मनुष्य की दशा और उसकी चेतना को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर विचार ही आलोचनात्मक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य था। अधिकांश आलोचनात्मक समाजशास्त्री विचारधारा को छद्म चेतना मानते हैं। उनके अनुसार पूंजीवादी युग में कला अंतर्दृष्टि ही नहीं देती वरन छद्म चेतना भी पैदा करती है। कला के इस रूप को पहचानने और उससे बचने के लिए दोनों अतिवादी दृष्टियों से बचना आवश्यक है। एक वह जो कला को निरपेक्ष वस्तु समझते हैं और उसे सांस्कृतिक स्मारक बना देते हैं। दूसरे वह जो कलाओं के समाजशास्त्र को केवल उत्पादन और वितरण के संबंध में देखते हुए कला की विशिष्टता की उपेक्षा करते हैं। यह मान्यता अडोर्नो के संगीत और साहित्य संबंधी चिंतन में साफ दिखाई देती है। अडोर्नो और हर्बर्ट मार्कूस दोनों ही कला के स्वप्नदर्शी प्रयोजन को अधिक महत्व देते हैं। अडोर्नो और मार्कूस दोनों ही समाज में क्रांति से निराश होकर कला में क्रांति की मांग करने लगे। वस्तुतः कला विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में अनेक प्रकार के सामाजिक दबावों और आवश्यकताओं के बीच से पैदा होती है। यहाँ लियो लोवेंथल की दृष्टि को समझना भी बेहद ज़रूरी है। आलोचनात्मक समाजशास्त्रियों की मुख्य देन है संस्कृति के समाजशास्त्र का वि यह काम मुख्य रूप से अडोर्नो, हर्बर्ट मार्कूस और लियो लोवेंथल ने ही किया। फ्रैंकफर्ट समुदाय के वॉल्टर बेंजामिन भी जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें इस समुदाय का प्रतिनिधि और साहित्य का समाजशास्त्री कहना मुश्किल है। वह वस्तुतः एक स्वतंत्र मार्क्सवादी आलोचक थे। अडोर्नो आधुनिक कला के सौंदर्य शास्त्री हैं और मार्कूस दार्शनिक। ये दोनों यथार्थवाद के आलोचक और आधुनिकतावाद के समर्थक हैं। इस समुदाय में केवल लोवेंथल ने ही सचेत और व्यवस्थित रूप से साहित्य के समाजशास्त्र का विकास किया। उनका समाजशास्त्री विवेचन लगभग आधी सदी तक फैला है।
उन्होंने जर्मन साहित्य के साथ पूरी यूरोपीय साहित्य की परंपरा का भी व्यापक विवेचन किया है। लॉवेंथल ने समकालीन लेखकों पर बहुत कम लिखा। अपनी उदासीनता का कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, मैं पुराने ढंग का साहित्य वैज्ञानिक हूँ, आज भी आधुनिक साहित्य के बारे में बयान देने की हिम्मत नहीं कर पाता। कारण यह कि उन्होंने आधुनिक साहित्य के इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं माना। दूसरा, लॉवेंथल साहित्य के समाजशास्त्री विवेचन को उसके सौंदर्यबोधी अनुभव का सहायक मानते थे। उनके अनुसार, मैं अतीत की महान रचनाओं की ओर इसलिए जाता हूँ कि उस काल को जानने का साहित्य को सर्वोत्तम स्रोत मानता हूँ। संस्कृति और साहित्य के बारे में लॉवेंथल के दृष्टिकोण में ज्ञानोदय की परंपरा से उनका गहरा लगाव और आरंभिक काल में मार्क्सवाद की ओर झुकाव का विशेष योगदान है। लॉवेंथल के लेखन का ध्येय है साहित्य की सामाजिकता का विश्लेषण, लेकिन वे सामाजिकता की खोज साहित्य के विशिष्ट रूप की पहचान के साथ करते हैं। उनके अनुसार साहित्य वैयक्तिक अनुभूतियों का ऐतिहासिक भंडार है। साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि किसी युग में जीवन का अनुभव कैसा था। वे साहित्य में यथार्थ के चित्रण की तुलना में यथार्थ की अनुभूति और उसके प्रति दृष्टि को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए वे यथार्थ चित्रण से अधिक लेखक या रचना की सामाजिक चेतना का विश्लेषण करते हैं। लॉवेंथल ने वॉल्टर बेंजामिन के इस मत का विरोध किया कि इतिहास में हमेशा विजेताओं की आवाज़ मुखरित होती है। उनके अनुसार सच्ची कला में प्रायः पराजितों की आवाज़ और उनकी विजय की आकांक्षा व्यक्त होती है। अच्छा साहित्य वही होता है जिसमें सामाजिक ऐतिहासिक अनुभवों की गहरी अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने लिखा कि पूंजीवादी समाज में भी वही कला महत्वपूर्ण है जिसमें विरोध का स्वर है। साहित्य में जीवनानुभव और जीवनानुभवों में भी वैयक्तिक अनुभूतियों पर जोर देने के कारण लॉवेंथल साहित्य के समाजशास्त्र में मनोविज्ञान के उपयोग को आवश्यक मानते हैं। वे सामाजिक मनोविज्ञान को समझने के लिए मनोविश्लेषण की मदद भी लेते हैं। उनके अनुसार समाज से साहित्य के संबंध की खोज के लिए सामूहिक चेतना और व्यक्ति चेतना के बीच संबंधों की समझ जरूरी है। लॉवेंथल यथार्थवाद के समर्थक हैं। वे यथार्थ के चित्रण की जगह यथार्थ के प्रति लेखकों की भावना का विवेचन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि लेखक वस्तुओं, घटनाओं और संस्थाओं के केवल यथार्थ रूप की चिंता नहीं करता, वह उन्हें मानवीय यथार्थ के रूप में ग्रहण करता है। उनके अनुसार साहित्यिक कृतियों में सामाजिक चेतना दो रूपों में व्यक्त होती है। कहीं सामाजिक यथार्थ की विविधता के साथ चेतनाओं की अनेकता जुड़ी होती है, तो कहीं एक ही चेतना पूरी रचना की संरचना में व्याप्त होती है। लॉवेंथल इन रचनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं जहां सामाजिक चेतनाओं की अनेकता दिखाई देती है। विधेयवादी समाजशास्त्री प्रायः अंतर्वस्तु में ही समाज की अभिव्यक्ति की खोज करते हैं। लॉवेंथल भी अंतर्वस्तु का ही अधिक विश्लेषण करते हैं, लेकिन वह रूप की उपेक्षा नहीं करते। वे पुरानी जर्मन परंपरा के अनुरूप रूप और अंतर्वस्तु के बीच आंतरिक, अनिवार्य और अविभाज्य एकता को स्वीकार करते हैं। साहित्य समाज से प्रभावित ही नहीं होता, उसे प्रभावित भी करता है। यह भी साहित्य के समाजशास्त्र के अध्ययन का ही विषय है। लॉवेंथल साहित्यिक कृतियों के ग्रहण, बोध और पाठकीय प्रभाव के विश्लेषण की पद्धति के प्रवर्तक हैं। लॉवेंथल ने साहित्य की सामाजिक अर्थवत्ता की खोज के साथ साथ समाज में साहित्य की स्थिति का भी विश्लेषण किया। उन्होंने केवल महान रचनाकारों पर ही ध्यान नहीं दिया, अपितु लोकप्रिय साहित्य के विभिन्न रूपों और अभिप्रायों की भी खोजबीन की। उन्होंने साहित्य के उत्पादन, वितरण और उपयोग की पूरी प्रक्रिया को सामाजिक प्रक्रिया से जोड़कर देखा, किंतु वह अनुभववादी नहीं हैं। उन पर अनुभववाद का कुछ प्रभाव अवश्य है। उन्होंने
केवल लोकप्रिय साहित्य ही नहीं, लोकप्रिय संस्कृति की समग्र वास्तविकता को व्यापक सामाजिक प्रक्रिया से जोड़कर देखने की दृष्टि दी। यह दृष्टि उनकी पुस्तक साहित्य, लोकप्रिय संस्कृति और समाज में है। आलोचनात्मक समाजशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी समाज भीड़ का समाज है, उसकी संस्कृति भीड़ की संस्कृति है और कला भी भीड़ की कला है। इस समाज में मनुष्य एक आयामी जीवन जी रहा है। संस्कृति सर्जना नहीं, एक उद्योग बन गई है। ऐसा समाज संस्कृति, कला और व्यक्ति की स्वायत्तता को नष्ट करता है। भीड़ की संस्कृति में कला की स्वायत्तता के साथ साथ कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक चेतना का भी नाश हो गया है। कला बाजार की वस्तु बन गई है। ऐसे समाज में सच्ची कला नहीं विकसित हो सकती। लॉवेंथल प्रायः संस्कृति और साहित्य के संदर्भ में भीड़ और लोकप्रिय का प्रयोग लगभग एक अर्थ में करते हैं। अडोर्नो, मार्कस आदि प्रायः लोकप्रिय संस्कृति का प्रयोग नहीं करते। उनके यहाँ भीड़ की संस्कृति का प्रयोग है, जो स्पष्टतः पूंजीवादी व्यवस्था के बाजार के लिए संस्कृति के उद्योग के उत्पादन का द्योतक है। लॉवेंथल ने लोकप्रिय या भीड़ की संस्कृति के सामने उसके विरोधी रूप में उच्च या अभिजात कला को रखा है। उनके अनुसार लोकप्रिय संस्कृति का जवाब है कला। वे लोकप्रिय कला से लोक कला को अलगाते हैं और उसे उच्च कला या सच्ची कला के साथ रखते हैं। लोकप्रिय संस्कृति या भीड़ की कला के बारे में लॉवेंथल के चिंतन के पीछे एक और नाजीवाद के आगमन के पहले जर्मन समाज में संस्कृति और कला की स्थिति का अनुभव है और दूसरी ओर अमेरिकी समाज में भीड़ की संस्कृति का रूप। लॉवेंथल के अनुसार भीड़ की संस्कृति या साहित्य में वह आलोचनात्मक चेतना नहीं होती जो सच्ची कला की अनिवार्य विशेषता है। उसमें यथार्थ की तोड़ मरोड़ होती है या फिर यथार्थ का ऐसा रूप होता है जो पाठकों में सहमति या यथास्थिति की भावना जगाए। लॉवेंथल लोकप्रिय संस्कृति को आधुनिक समाज में मनुष्य की चेतना और सामाजिक मूल्य व्यवस्था को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत समझते हैं। वे लोकप्रिय साहित्य को मध्यवर्ग का साहित्य मानते हैं क्योंकि वही उसका मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है। लॉवेंथल ने लोकप्रिय साहित्य के विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधी अनेक सुझाव दिए हैं। लॉवेंथल के लोकप्रिय संस्कृति के समाजशास्त्र में भीड़ से लोक, जन और सर्वहारा का अभेद है। इसलिए भीड़ की संस्कृति और जन संस्कृति में वे कोई अंतर नहीं करते। बाजारू साहित्य और सच्चे लोकप्रिय साहित्य में कोई फर्क नहीं करते। लॉवेंथल यह नहीं देख पाते कि भीड़ की कोई संस्कृति नहीं होती, अधिक से अधिक उसकी कोई मनोवृत्ति हो सकती है, जबकि समाज में प्रभुत्वशाली संस्कृति के समानांतर और उसके विरुद्ध दलित समुदाय की एक संस्कृति होती है। संस्कृति के पीछे एक मूल्य व्यवस्था होती है जिसमें उस संस्कृति के मूलाधार वर्ग या समुदाय के जीवन की वास्तविकताएं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट समुदाय के समाजशास्त्रियों ने भीड़ को एक सर्वव्यापी मिथक बना दिया और उसके आधार पर समाज, संस्कृति, कला और मनुष्य की दशा की व्याख्या कर दी। लॉवेंथल ने आरंभ में जिस लोकप्रिय संस्कृति और साहित्य की कड़ी आलोचना की थी, उसको बाद में उच्च कला और लोक कला के बीच की महत्वपूर्ण कला के रूप में स्वीकार भी कर लिया। आधुनिक समाज में पूंजीवाद के दुष्प्रभाव से संस्कृति की रक्षा और उसके विकास की समस्या को पुराने अभिजनवादी दृष्टिकोण, भीड़ के मिथक और सांस्कृतिक अनेकांतवाद के सहारे हल करना संभव नहीं है। लॉवेंथल के लोकप्रिय साहित्य के समाजशास्त्र में निहित निराशावाद से छुटकारा पाने का उपाय भी उसी में मिलता है। साहित्य के समाजशास्त्र की 19वीं सदी की परंपरा को 20वीं सदी में विकसित करने, उसकी दृष्टि और पद्धति को समकालीन बनाने में लॉवेंथल का योगदान अविस्मरणीय है। उनके प्रयत्न से साहित्य के समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक बना, उसमें विविधता आई। टेन के बाद गोल्डमान के बदले
के काल के लोवेंथल सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य समाजशास्त्री हैं। उनके चिंतन में साहित्य के इतिहास और समाजशास्त्र की वह एकता है जो तेन के यहाँ भी मिलती है। उनके चिंतन में जो समग्रता है वह बाद के समाजशास्त्रियों में नहीं मिलती। पूंजीवादी उपभोक्ता समाज में संस्कृति और कला की दुर्गति को पहचानने में आज भी उनकी दृष्टि दिशा दे सकती है। साहित्य के समाजशास्त्र के परवर्ती विकास में उनका गहरा प्रभाव पड़ा है। लोवेंथल ने अर्थ के मर्म पर बल दिया। उनके अनुसार प्रासंगिकता और सार्थकता किसी भी रचना को उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। रत्नाकर की उद्धव शतक प्रासंगिक रचना नहीं है किंतु सार्थक है। इस प्रकार वह एकांगी रचना होने के कारण समाजशास्त्री दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। साकेत एक प्रासंगिक एवं सार्थक रचना है। चूंकि परंपरागत रामकथा में आधुनिक युग की मानसिकता का विक्षेप मिलता है, इसी तरह राम की शक्ति पूजा भी एक प्रासंगिक और सार्थक रचना है। चूंकि पारंपरिक रामकथा में आधुनिक मानव की युगीन चेतना मुखर हुई है। 20वीं शताब्दी में साहित्य का समाजशास्त्र एक निश्चित इकाई के रूप में उभरा। कृति के बाहरी कारणों अर्थात भूगोल पर्यावरण से हटकर बल कृति की संरचना पर पड़ने लगा। 20वीं सदी के साहित्य के समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और विश्वसनीय ज्ञानानुशासन बनाने में ल्यूसिए गोल्डमान का विशेष योगदान है। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण कृतियाँ 1950 से 70 के बीच प्रकाशित हुईं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अव्यक्त ईश्वर, उपन्यास के समाजशास्त्र की एक दिशा। उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित निबंध संग्रहों में आधुनिक युग में सांस्कृतिक सृजन और साहित्य के समाजशास्त्र की पद्धति महत्वपूर्ण है। गोल्डमान सांस्कृतिक सर्जना के क्षेत्र में विशिष्टता को बहुत महत्व देते हैं। गोल्डमान दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की विवेक यात्रा करते हुए साहित्य चिंतन की ओर आए। उन्होंने एक व्यापक ऐतिहासिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के निर्माण का प्रयत्न किया। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को उत्पत्तिमूलक संरचनावाद या प्रजनिक संरचनावाद कहा जाता है। गोल्डमान ने समाज से संस्कृति के ऐतिहासिक, सामाजिक और सौंदर्यबोधीय संबंधों की खोज की। उन्होंने केवल पद्धति का सिद्धांत ही नहीं बनाया, उसे व्यावहारिक विवेचन से प्रामाणिक भी बनाया। गोल्डमान के अनुसार किसी रचना को केवल कृतिकार की दृष्टि से देखने की बजाय किसी सामाजिक वर्ग की विश्व दृष्टि के रूप में देखना चाहिए। समूह की विश्व दृष्टि के अनुरूप ही साहित्यकार की दृष्टि होगी। सतही धरातल पर साहित्य के समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता। कृति में बैठकर समूह की विश्व दृष्टि को पहचान कर ही उसको चिन्हा या पहचाना जा सकता है। अब तक साहित्य को बाई प्रोडक्ट माना जाता था, किंतु गोल्डमान के अनुसार साहित्य एक स्वायत्त इकाई है। उनकी दृष्टि सतही न होकर समष्टि चेतना से उद्भूत है। गोल्डमान ने अपने समय के फ्रांस और पूरे यूरोप के चिंतन की विभिन्न प्रवृत्तियों से संवाद और संघर्ष करते हुए ही अपनी दृष्टि और पद्धति विकसित की। उनके सामने दर्शन में मार्क्सवाद से अस्तित्ववाद का द्वंद्व था, फ्रायड और के मनोविज्ञान संबंधी मान्यताएं थीं, समाजशास्त्र में अनुभववाद से आलोचनात्मक सिद्धांत की टकराहट थी, संरचनावाद का व्यापक प्रभाव था और साहित्य चिंतन में इन सबसे प्रभावित आलोचना दृष्टियों का संघर्ष भी था। गोल्डमान मार्क्सवाद की भूमि पर खड़े होकर इन सबसे संवाद और संघर्ष करते हैं। उनका उद्देश्य एक ऐसी पद्धति का विकास था जिसके सहारे कलाकृतियों की व्यापक ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रिया की समग्रता के भीतर मनुष्य की सार्थक क्रियाशीलता के रूप में विवेचन हो सके। इस उद्देश्य के सामने अनेक बाधाएं थीं, जैसे रूपवादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, अनुभववाद, विधेयवाद एवं आलोचनात्मक समाजशास्त्र। गोल्डमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती संरचनावाद की ओर से थी। गोल्डमान ने इन सबसे संघर्ष करते हुए साहित्य का समाजशास्त्र विकसित किया। उनकी मान्यताओं के 3 प्रमुख स्रोत हैं: जॉर्ज लुकाच का आरंभिक चिंतन, पिजे का मनोविज्ञान और संरचनावाद। साहित्य के समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज से साहित्य के संबंध की खोज है। गोल्डमान कृति की विश्वदृष्टि और वर्ग की विश्वदृष्टि की संरचनाओं के बीच
समानधर्मिता की खोज करते हैं। इसीलिए गोल्डमान ने उत्पत्तिमूलक संरचनावादी पद्धति का विकास किया। गोल्डमान ने साहित्यिक कृति के सामाजिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा कि प्रत्येक कृति किसी लेखक की रचना होती है और वह लेखक के विचारों तथा अनुभूतियों को व्यक्त करती है, लेकिन ये विचार और भाव समाज तथा वर्ग के दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार और चिंतन से प्रभावित होते हैं। साहित्यिक कृति सामूहिक चेतना या परावैयक्तिक चेतना की अभिव्यक्ति इस अर्थ में होती है कि उसकी विश्वदृष्टि की संरचनाएं लेखक की निजी निर्मिति नहीं होती, बल्कि उसके वर्ग के दूसरे व्यक्ति भी उस विश्वदृष्टि के सहभागी होते हैं। एक वर्ग की पूर्णतम संभावित चेतना ही उस विश्वदृष्टि का निर्माण करती है जिसकी अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन, कला और साहित्य में होती है। विश्वदृष्टि की धारणा गोल्डमान के साहित्य के समाजशास्त्र की बुनियाद है। उनके अनुसार एक वर्ग या समूह की जीवन जगत के बारे में सुसंगत दृष्टि ही विश्वदृष्टि है। व्यक्ति की रचना में अभिव्यक्त विश्वदृष्टि वर्ग की विश्वदृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। विश्वदृष्टि एक निश्चित कालखंड में एक वर्ग के विचार, अनुभूति और व्यवहार की समग्रता में प्रकट होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वदृष्टि का विकास होता है, उसकी सर्जना नहीं होती। एक ऐतिहासिक कालखंड में जो विश्वदृष्टि प्रगतिशील होती है, वही कई बार बदली हुई परिस्थितियों में प्रतिक्रियावादी भूमिका निभाने लगती है। गोल्डमान विश्वदृष्टि को सामाजिक वर्ग की ऐतिहासिक स्थितियों से संबद्ध मानते हैं। वे विचारधारा को छद्म चेतना मानते हैं, इसलिए उसे विश्वदृष्टि से अलग रखते हैं। जॉर्ज लुकाच ने इतिहास और वर्ग चेतना में संभावित चेतना से वर्ग चेतना को जोड़ा है। गोल्डमान विश्वदृष्टि को संभावित चेतना की अभिव्यक्ति कहते हैं, लेकिन वह विश्वदृष्टि को वर्ग चेतना नहीं मानते। उनके समाजशास्त्र का लक्ष्य है कृति की आंतरिक एकता में उसकी विश्वदृष्टि की खोज और उस विश्वदृष्टि से उसके मूलभूत सामाजिक समूह की विश्वदृष्टि के संबंध का विवेचन। उनके अनुसार किसी वर्ग की विश्वदृष्टि की संरचनाओं से कृति के भीतर रचित संसार की संरचनाओं की समानधर्मिता होती है। गोल्डमान की स्थापना को समझने के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य की 3 महत्वपूर्ण कृतियों की चेतना की संरचनाओं की समानताओं को देखा जा सकता है। ये कृतियां हैं गोदान, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। इसमें से एक उपन्यास है और बाकी 2 काव्य कृतियां। कामायनी को महाकाव्य माना जाता है और राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। विषय और अंतर्वस्तु के स्तर पर तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में विश्वदृष्टि के स्तर पर, चेतना की संरचना के स्तर पर समानता है। तीनों में पराजय और निराशा की प्रधानता है। तीनों में संघर्ष, पराजय और निराशा के माध्यम से जो विश्वदृष्टि उभरती है, वही पाठकों को प्रभावित करती है। समानधर्मिता की धारणा की पर्याप्त आलोचना हुई है। प्रायः यह शिकायत की गई है कि समानधर्मिता की खोज में सुसंगति और एकता के नाम पर कृति के भीतरी संसार की विविधता की उपेक्षा होती है, किंतु यह पूरी तरह सच नहीं है। गोल्डमान विश्वदृष्टि और समानधर्मिता के प्रसंग में बार बार सुसंगति की चर्चा करते हैं। वे मानते हैं कि महान रचनाओं में अधिक संरचनात्मक सुसंगति होती है। गोल्डमान ने अन्यत्र यह स्वीकार किया है कि कृति की साहित्यिकता के एक और पक्ष का संबंध उसकी शैली, बिंब, भाषा आदि से है। प्रायः साहित्य के समाजशास्त्र पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह साधारण और सतही साहित्य के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके ठीक विपरीत गोल्डमान ने केवल महान साहित्य को ही समाजशास्त्रीय विवेचन का विषय बनाया है। गोल्डमान पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कलाकार और उसकी सृजनशीलता की उपेक्षा की है। वे मानते हैं कि व्यक्ति का अनुभव इतना सीमित और संकुचित होता है कि उससे सार्थक मानसिक संरचनाओं की सृष्टि नहीं हो सकती। उसकी रचना केवल एक सामाजिक वर्ग ही लंबे समय में कर सकता है। इसलिए वर्ग की विश्वदृष्टि और रचना में उसकी अभिव्यक्ति का विवेचन उचित है।
गोल्डमान लेखक को अधिक से अधिक एक माध्यम मानते प्रतीत होते हैं। गोल्डमान की समाजशास्त्री दृष्टि का पहला व्यवहारिक रूप फ्रांस के 17वीं सदी के दार्शनिक पास्कल और नाटककार रेज़न की रचनाओं के विश्लेषण में प्रकट हुआ। गोल्डमान किसी रचना में विश्वदृष्टि का होना महत्वपूर्ण मानते हैं। गोल्डमान की विश्वदृष्टि का स्रोत इतिहास, समाज और उसकी गति है। कुछ आगे चलकर गोल्डमान के विचारों में परिवर्तन हुआ और उपन्यास के समाजशास्त्र के संबंध में गोल्डमान ने उपन्यास को सामूहिक सामाजिक चेतना के रूप में नहीं देखा, बल्कि वह उपन्यास को सीधा साधा आर्थिक जीवन का संरचनात्मक रूपांतरण मानने लगे। उन्होंने माना कि महान कलाकृति का जन्म कैसे होता है, इस प्रश्न से अधिकतर समाजशास्त्री बचकर निकल जाते हैं। उन्होंने बड़ी सावधानी से सौंदर्यगत मूल्यों का विश्लेषण करते हुए महान साहित्य के स्रोतों तक पहुंचने की चेष्टा भी की। गोल्डमान 1960 के आसपास से परंपरा के बदले समकालीन साहित्य और कला की ओर मुड़े और उन्होंने पूंजीवादी समाज में कला और साहित्य की वास्तविक स्थिति पर विचार किया। उन्होंने पूंजीवाद के वर्तमान दौर में संस्कृति पर उसके प्रभाव और सृजन के स्तर पर उससे मुक्त होने के सार्थक प्रयासों का भी मूल्यांकन किया। इस तरह हम देखते हैं कि गोल्डमान समाज और साहित्य के बीच संबंध की खोज अंतर्वस्तु के स्तर पर नहीं करते। वे साहित्यिक कृति का संरचनात्मक विश्लेषण करते हैं। वे जिन संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं वे अर्थ की संरचनाएं हैं, रूप की नहीं। वे अर्थ की संरचनाओं को कभी कभी अंतर्वस्तु का रूप भी कहते हैं। इसलिए उनकी पद्धति रूपवादी संरचनावादियों से भी भिन्न है। गोल्डमान की पद्धति समग्रता की धारणा से अनुशासित होती है। समग्रता के दो पक्ष हैं, संरचनात्मक और ऐतिहासिक। गोल्डमान के सामने साहित्य के समाजशास्त्री विश्लेषण की दो पद्धतियां थीं, अनुभववादी और आलोचनात्मक समाजशास्त्रीय। अनुभववादी कृति की अंतर्वस्तु का विवेचन करते थे और आलोचनात्मक समाजशास्त्री कृति के भीतरी संसार की अंतर्यामी मीमांसा। गोल्डमान ने समग्रता की धारणा के सहारे दोनों का विरोध किया और इतिहास प्रक्रिया से उसके संबंध को महत्व दिया। इस तरह हम देखते हैं कि गोल्डमान ने माना कि उनकी पद्धति में साहित्यिक कृति की रचनात्मक समृद्धि और विविधता की उपेक्षा हुई है। रचना की ऐतिहासिकता पर अधिक ध्यान देने के कारण उसके कालजयीपन पर विचार नहीं हुआ है। उसके वर्गीय आधार की व्याख्या हुई है, लेकिन वर्ग से परे उसकी मानवीय सार्थकता कई बार छूट गई है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण विचारकों में रेमंड विलियम्स भी एक महत्वपूर्ण नाम है, जिनकी अनुभूति की संरचनाओं के बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगी। रेमंड विलियम्स कृति में अनुभूति या भाव की संरचनाओं पर बल देते हैं एवं उससे भी अधिक उसके बदलाव पर। 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री साहित्य को केवल दस्तावेज नहीं मानते, वह साहित्य और समाजशास्त्र के संबंध को स्वीकार करते हुए भी साहित्य की अस्मिता को स्वीकार करते हैं। रेमंड विलियम्स दूसरे महायुद्ध के बाद के चिंतकों में अग्रणी हैं। जिस प्रकार जर्मनी में लुकाच का महत्व है, फ्रांस में सार्त्र का, उसी प्रकार इंग्लैंड में रेमंड विलियम्स का समाजशास्त्रीय चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया, पर उनकी दृष्टि मूलतः संस्कृति पर केंद्रित थी। उनकी विचारधारा में इतनी विविधता और व्यापकता थी कि लोगों ने उन्हें अलग अलग विचारधाराओं से जोड़ा। कोई परंपरागत नाम उनके चिंतन पर लागू नहीं होता, ऐसा टेरी ईगल्टन का मानना था। साहित्य के समाजशास्त्र के बारे में रेमंड विलियम्स ने कहा कि साहित्य संस्कृति का ही रूप है। वह साहित्य को सांस्कृतिक संदर्भ में और संस्कृति को व्यापक सामाजिक संदर्भ में
देखने के पक्षपाती हैं। साहित्य सिद्धांत को संस्कृति से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। साहित्यिक सिद्धांत को संस्कृति के सिद्धांत की सापेक्षता में ही देखा जा सकता है। संस्कृति के समाजशास्त्री की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह संस्कृति में साहित्य के स्वतंत्र रूप की खोज कर सके। उन्होंने साहित्य, संस्कृति और समाजशास्त्र को परंपरा से जोड़ा। उनके अनुसार परंपरा सदैव जीवंत होती है। उन्होंने परंपरा को एक ऐसी सक्रिय शक्ति माना जो इतिहास की गति में हस्तक्षेप करके कहीं मूल्यों के पक्ष में और कहीं विपक्ष में काम करती है। रेमन विलियम्स ने अपनी अनुभूति की संरचना के सिद्धांत में और उसी में नहीं बल्कि अपितु अपने संपूर्ण लेखन में वर्ग की जगह समुदाय को केंद्रीय महत्व दिया। वे वर्ग को एक वैचारिक धारणा मानते हैं और समुदाय को सहज स्वाभाविक रूप से निर्मित मानव समुदाय। इसीलिए साहित्य विवेचन में ही नहीं, राजनीतिक लेखन में भी वे समुदाय को जीती जागती संघर्षशील सक्रिय इकाई के रूप में देखते हैं और उसकी अनुभूति की संरचना की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब विश्व दृष्टि, विचारधारा अथवा वर्ग दृष्टि की बात की जाती है तब रचना के जीवंत अनुभव पक्ष की उपेक्षा हो जाती है। कहीं कहीं रचना में सचेत विचारधारा और नए अनुभवों के बीच तनाव भी मिलता है। अनुभूति की संरचना के सहारे इस तनाव की व्याख्या की जा सकती है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने विलियम्स की अनुभूति की संरचना को विचारधारा का समानार्थी ही माना है, लेकिन स्वयं विलियम्स ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार अनुभूति पर जोर देने का आशय है उसे विचारधारा से अलगाना। अनुभूति की संरचना को अनुभव की संरचना का दूसरा नाम दिया जा सकता है, लेकिन अनुभूति में वर्तमानता की ओर जो संकेत होता है वह अनुभव में संभव नहीं है। रेमन विलियम्स की इस अवधारणा पर अस्पष्टता और अमूर्तन का आरोप है। रेमन विलियम्स द्वारा प्रस्तुत एक जस्टिफिकेशन या सफाई के बावजूद ऐसी मान्यता है कि समाज से साहित्य का संबंध उनके यहाँ काफ़ी रहस्यमय हो जाता है।